नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 आरोह का पाठ उषा इसका मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ और नीचे प्रश्न उत्तर भी एग्जाम के लिए रहेगा। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 12 आरोह वितान का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। उषा इनके कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। तो देखते हैं उषा कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। उषा कविता में भोरकालीन मतलब सुबह के समय के सौंदर्य, रंग रूप और वातावरण का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। भोर से भी पहले मतलब सुबह से भी पहले आकाश का रंग ऐसा गहरा नीला होता है मानो कोई शंख हो। थोड़ी देर बाद उसमें नमी इस तरह साकार हो जाती है कि वह राख से लिपे हुए चौके सा प्रतीत होता है। कुछ देर बाद सूरज की लाली उसमें से मिल जाती है कि वातावरण लाल केसर से धुली काली सिल जैसा जान पड़ता है, या यूं लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चाक मल दी हो। और कुछ देर बाद सूरज का प्रकाश प्रकट हो जाता है। तब आकाश में उगती हुई श्वेतता यूं लगती है मानो नीले जल में किसी की गोरी देह झिलमिला रही हो। सूर्योदय होने पर उषा का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार उषा का सौंदर्य पल प्रतिपल बदलता रहता है। तो देखिए बच्चों, यह तो सारांश था उषा कालीन मतलब सुबह के समय का। इसमें कवि ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है कि सुबह का समय किस तरह से होता है, क्योंकि सुबह का जो समय होता है तो उसमें क्या होता है, सूरज की लालिमा दिखाई देती है। तो लालिमा किस तरह से दिखाई देती है, उस समय का सौंदर्य किस तरह का लगता है, तो उसी का कवि ने इसमें जिक्र किया है। और अभी मैं आपको प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न है, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। उत्तर, कविता में नीले नभ मतलब आकाश को राख से लिपे चौके के समान बताया गया है। मतलब इसमें यह बताया गया है कि नीला जो आकाश होता है वह ऐसा लगता है कि राख से लिपे हुए चौके होता है, उस तरह से है। और दूसरे बिंब में इसकी तुलना काली सिल्क से की गई है, जो सिलवट्टा होता है जिसपे हम लोग मसाला पीसते हैं, तो उस तरह का इसमें लेखक बता रहे हैं कि दूसरे बिंब में उसकी तुलना काली सिल से की गई है। तीसरे में स्लेट पर, स्लेट जो बच्चे लोग लिखते हैं ABCD अ आ जो लिखते हैं, तो तीसरे में स्लेट पर लाल खड़िया चाक का उपमान बनाया गया है। लिपा हुआ आंगन, काली सिल या स्लेट गांव के परिवेश से ही लिए गए हैं। महानगर के बालकों ने न तो कभी लिपा हुआ चौका देखा होगा न स्लेट को, अतः ये शब्द चित्र गांव की सुबह के हैं। तो यह सब कहाँ देखने को मिलता है, गांव में मिलता है देखने को। जहाँ तक गतिशीलता का प्रश्न है, पहले चौका लिपा जाता है, तभी सिल का प्रयोग होगा और उसके बाद ही बालक के हाथ में स्लेट दी जाएगी। अतः इसमें ग्रामीण जनजीवन की गतिशील झांकी स्पष्ट दिखाई देती है। गतिशीलता के अर्थ में भी है कि तीनों शब्द चित्र स्थिर न होकर किसी न किसी क्रिया के अभी अभी हो चुकने के सूचक हैं। दूसरा प्रश्न, भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपर्युक्त पंक्तियों में कोष्टक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। उत्तर, नई कविता प्रयोग धर्मी है। इसमें भाषा शिल्प के स्तर पर हर नए प्रयोग के अर्थ की अभिव्यक्ति की जाती है। प्रायः कोष्टक अतिरिक्त ज्ञान की सूचक होती है, इसलिए कोष्टकांकित सामग्री को कुछ कम महत्व के साथ पढ़ा जाता है। यहाँ कोष्टक में अंकित सामग्री अभी गीला पड़ा है, आकाश रूपी चौके की ताजगी और नमी की सूचना देती है। यह जानकारी पहले भी प्रकारांतर से आ चुकी है। राख से लिपा हुआ चौका में गीलापन स्वयं ही आ गया है, परंतु अतिरिक्त जानकारी के कारण गीलापन पूरी तरह स्पष्ट हो गया है। कविता पढ़ते समय इसे मुख्य कविता से कुछ मंद स्वर में पढ़ना उचित होगा। अपनी रचना,
अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का सब चित्र खींचिए। उत्तर, प्रातःकालीन सूर्य उदित हो रहा है, जो ऐसा लगता है मानो नीले सरोवर में स्नान करके बाहर आ रहा हो। यह सूर्य लाल रंग का पक्षी लगता है, जिसने तारों को चुन चुन कर अपना भोजन बना लिया है। ओस कण से वह अपनी प्यास शांत कर रहा है। अभी यह जमीन पर न उतरकर ऊपर पर्वत शिखरों या वृक्षों अथवा अट्टालिकाओं पर ही बैठा है। सूर्यास्त का सूर्य ऐसा प्रतीत होता है मानो थका हुआ पक्षी विश्राम चाहता है। थकान के कारण उसका श्वेत रूप भी अब लाल हो गया है। अब विश्राम के लिए सूर्य अपने घर आकाश में लौट रहा है। कैसे धीमे धीमे वह घर में प्रवेश कर रहा है, उसकी यह चाल उसकी थकान को मिटा रही है। आगे है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, सूर्योदय से उषा का कौन सा जादू टूट रहा है? उत्तर, सूर्योदय से उषा का अलौकिक रंग रूप टूट रहा है। सूर्य के उदित होने से पहले आकाश के रंग रूप छन छन बदलते रहते हैं। उस लाल काली छवि को पकड़ने के लिए कवि ने अनेक उपमान जुटाए हैं, फिर भी उषा के रूप का जादू पूरी तरह प्रकट नहीं हो पाया। यही अवर्णनीय सौंदर्य सूर्योदय वेला में नष्ट होने लगा है। दूसरा प्रश्न है, भोर के रंग को राख से लिपा गीला चौका क्यों कहा गया है? उत्तर, भोर का आकाश गीली राख के रंग के समान गहरा स्लेटी होता है। तब वातावरण में नमी और पवित्रता होती है। इन तीनों विशेषताओं रंग, नमी और पवित्रता के कारण भोर के नभ को राख से लिपा गीला चौका कहा गया है। कवि भोरकालीन वातावरण को रसोई घर की पवित्रता के समान पवित्र कहना चाहता है। तीसरा प्रश्न, नील जल में हिलती झिलमिलाती देह के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, कवि नील जल के माध्यम से नीले आकाश का चित्रण करना चाहता है। सूरज का नित नित बढ़ते जाना किसी रूपसी नारी की गोरी देह का खिलते जाना है। इस प्रकार कवि नीले आकाश में विकीर्ण होती सूरज की धवल किरणों के प्रकाश का चित्रण करना चाहता है। चौथा प्रश्न, स्लेट पर लाल खड़िया चाक मिलने के सौंदर्य की सराहना कीजिए। उत्तर, काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक मिट्टी को लीप दिया जाए और वह गीली हो तो उसका रंग भोरकालीन गहरे आकाश पर सूरज की लाली पड़ने जैसा होता है। यह वर्णन रूप, रंग और वातावरण की समानता के कारण बहुत सुंदर बन पड़ा है। पांचवा प्रश्न, सील और स्लेट का उदाहरण देकर कवि ने आकाश के रंग के बारे में क्या कहा है? उत्तर, सील और स्लेट का उदाहरण देकर कवि ने यह स्पष्ट किया है कि भोर के समय का आकाश गहरा नीला काला है और उसमें थोड़ी थोड़ी सूर्योदय की लालिमा मिली हुई है। छठा प्रश्न, उषा कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, भोर के समय आकाश का रंग गहरा नीला होता है। धीरे धीरे उसमें नीलिमा कम होने लगती है और लालिमा का समावेश होने लगता है। नमी भी स्पष्ट होने लगती है। सूर्योदय से पूर्व भोर की आभा विभिन्न रूपों में बदलती रहती है। अंत में जब सूर्योदय होता है तो भोर के निराले रूप रंग विलीन हो जाते हैं। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरिक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी। धन्यवाद।